नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि गोगर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम कर रहे थे अभ्यास प्रश्न आपके अध्याय 40 के, यानी कि मानव के प्रमुख और सामान्य रोगों की जानकारी के बारे में, है ना। और हमने जो है पिछले वीडियो में क्या किया था, आपने लघुतरात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल किया था। आज हम जो है निबंधात्मक प्रश्नों की बात करेंगे। या निबंधात्मक प्रश्न यानी थोड़े से बड़े प्रश्न, जिनके बड़े उत्तर होते हैं, थोड़े से नंबर भी जिसके ज़्यादा होते हैं। आपको क्या करना है, आपको ले करके बैठनी है अपनी कॉपी और पेन। मेरे साथ हल करेंगे ना आप। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका इसमें है, असंक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और दो रोगों के का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक, अब यहाँ पर आप देखो, इसके 3 पार्ट हो गए एक तरह से। असंक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं, एक पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट में 2 रोग अलग अलग बताने पड़ेंगे, एक और दो रोग के बारे में बताना पड़ेगा। तो 3 पार्ट में इसको बांटा हुआ है। अब 3 पार्ट में जब इसको बांटा हुआ है तो इसके जो नंबर हैं वो नंबर भी 3 पार्ट में ही बटे हुए होंगे। तो आपको हर पार्ट को अलग अलग लिखना है यहाँ पर। अब यहाँ पर असंक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं, तो पहले आपको क्या बताना पड़ेगा, पहले आपको बताना पड़ेगा असंक्रामक क्या है ना। असंक्रामक फिर रोग। ठीक, तो असंक्रामक हमने पढ़ा था कि जो रोग संपर्क से, एक दूसरे के संपर्क से फैलते नहीं हैं, वो असंक्रामक रोग कहलाते हैं। ठीक है, नाम से आपको समझ में आ रहा है, असंक्रामक। ठीक, तो आप इसको लिखेंगे इस तरह से कि ये रोग जनकों की अपेक्षा कारकों द्वारा होते हैं। मतलब किसी कारक के कारण होते हैं, रोगजनक के द्वारा नहीं होते। क्योंकि रोगजनक के द्वारा कैसे थे, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोन्स, हेलमिन्थेस, ये हमने पढ़े थे, तो वो रोगजनक थे। ये किसी कारक के द्वारा होते हैं। फिर ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संपर्क से नहीं फैलते हैं। ठीक, ये बात आप जब लिख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि असंक्रामक क्या है। ठीक, अब ये क्या कहलाते हैं, असंचरण रोग भी कहलाते हैं। ठीक, जैसे कि कैंसर, एलर्जी, अपूर्णता रोग, चोट जो है, ये कई प्रकार के हो सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो कई प्रकार के हो सकते हैं, इसको मैंने एक चार्ट द्वारा बताया आपको। तो ये चार्ट देखने में आपको अच्छा लग रहा है ना, कि इस तरह से ये प्रेजेंटेशन अच्छा है। तो आप भी अगर इस तरह से ही अपनी कॉपी में, अपने एग्ज़ाम की कॉपी में लिखेंगे, चार्ट का शेप आप कोई भी बना सकते हैं, पर इस तरह से चार्ट से अगर आप समझाएंगे तो प्रभाव भी अच्छा पड़ेगा और नंबर भी आपके अच्छे आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सही लिखना है, बात सही लिखने की भी है। असंक्रामक रोग, ठीक, असंक्रामक रोग अपूर्णता रोग हो सकता है, विघटनकारी रोग हो सकते हैं, एलर्जी हो सकती है, मानसिक विकृतियां हो सकती हैं, दुर्व्यसन हो सकता है, कैंसर हो सकता है। ठीक, ये आपके क्या है, असंक्रामक रोग होते हैं। अब एक एक करके सबके बारे में आप थोड़ा बहुत बताएंगे। जैसे बात हम शुरू करते हैं अपूर्णता रोग से। तो अपूर्णता रोग तो आहार में किसी प्रकार की अपूर्णता, जैसे आपने पढ़ा हुआ है छोटी कक्षाओं में कि जब आहार लेते हैं तो क्या विटामिन पूरे होने चाहिए, पोषण पदार्थ जो हैं आपके, खनिज लवण हैं, साथ में कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन्स हैं, ये सब जो है एक निश्चित मात्रा में जब आप लेते हैं तो वो संतुलित भोजन कहलाता है। लेकिन अगर उसी संतुलित भोजन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई भी पदार्थ ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो असंतुलित भोजन हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अपूर्णता रोग। यानी जैसे क्वाशियोर रोग है, किसके कारण होता है, आपको पता है, प्रोटीन की कमी के कारण होता है। इसी तरह से जो है रतौंधी रोग है, विटामिन ए की कमी से हो जाता है। साथ में बेरी रोग है, वो विटामिन बी की कमी से हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो भी आहार में कमी होती है अगर खाने में, और उसके कारण कोई रोग होता है, तो कारक हो गया ना ये, तो उसके कारण अगर कोई रोग होता है तो वो रोग क्या कहलाता है, अपूर्णता रोग कहलाता है। तो इसमें आप इस तरह से लिख देंगे, 3-4 लाइनों में इसके बारे में लिखेंगे। यहाँ पर जैसे आहार का कोई आवश्यक घटक कम मात्रा में उपलब्ध है, जैसे क्वाशियोर को रक्त क्षीणता, एनीमिया हो जाता है, बेरी। अब विघटनकारी रोग, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो विघटनकारी रोग हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर जैसे उदाहरण दिया है एथेरोस्क्लेरोसिस का दिया हुआ है। ऐसे ही एलर्जी की अपन बात करते हैं। एलर्जी की बात हमने की थी अपने पिछले वीडियो में, यानी कि जहाँ पर हमने असंक्रामक रोग पढ़ना शुरू किया था तब हमने एलर्जी की भी बात
की थी। और वहाँ पे हमने बताया था कि कोई विदेशी यानी कारक से कोई प्रॉब्लम हो जाए, विदेशी कारक से मतलब जैसे परागकण है या कोई खाने पीने की चीज़ है, किसी को दूध से होती है, किसी को किसी दाल पर्टिकुलर दाल से होती है ना, तो उसके कारण क्या होता है, एलर्जी हो जाती है। एलर्जी हो जाती है यानी कि कोई या तो शरीर पर चकत्ते हो जाते हैं, खुजली हो जाती है ना, इस तरह से भी हो सकता है। या फिर कभी जैसे परागकण है उनके कारण क्या होता है, छींकें बहुत अधिक आने लगती हैं और नाक कैसा हो जाता है, एकदम से लाल सा हो जाता है नाक, है ना। तो धूल के कण हैं उनके कारण किसी को एलर्जी होती है। तो एलर्जी जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसके लिए वो विदेशी कारक यानी बाहर के कारक जो हैं होते हैं। तो एलर्जी जो है संयोजी ऊतक में उपस्थित मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन और सेरोटोनिन के निकलने से उत्पन्न होती है। वर्तमान में क्या होता है, एलर्जी रोग मानव में सामान्य रोग हो गया है, मतलब किसी ना किसी चीज़ से एलर्जी होती ही होती है, ठीक है ना। और कुछ खाद्य पदार्थ जैसे दवाइयाँ हैं, धूल है, पुष्प सुगंध है, परागकण है, रसायन है, सूर्य का प्रकाश है, विशेष प्रकार के कपड़े हैं, किसी किसी को कपड़ों से होती है, किसी को नायलॉन के कपड़े से होती है ना, किसी को रेयॉन के कपड़े से होती है, तो रैशेज हो जाते हैं जैसे उनके शरीर पर। तो एलर्जी जो है वो किसी भी तरह की किसी को भी हो सकती है। सर्दी गर्मी आदि में शरीर में संवेदनशीलता जो है उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो एलर्जी क्या है, ये भी किसी कारक के कारण होती है। ऐसे कारणों को एलर्जन कहते हैं और इससे उत्पन्न होने वाली को क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं। और आपको पता है इसकी एंटीबॉडी आईजीई प्रकार की होती है। बहती नाक, छींकना, सांस लेने में कठिनाई, ये एलर्जी के कारण हो सकता है, ठीक है ना। ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनमें प्रतिरक्षा की थोड़ी कमी होती है। फिर एलर्जी के बाद हम क्या लेंगे, दुर्व्यसन। दुर्व्यसन आप जानते हैं क्या होते हैं, दुर्व्यसन होते हैं नशा करना है, शराब, नशा करने में शराब पीना आ सकता है, धूम्रपान करना आ सकता है। उनके कारण जो रोग हो जाते हैं वो दुर्व्यसन रोग कहलाते हैं और वो भी असंक्रामक होते हैं। इसी तरह से मानसिक विकृतियाँ, तो मानसिक विकृतियाँ कैसी होंगी, कोई पागलपन के किसी को दौरे पड़ते हैं, किसी में मंदबुद्धि है कोई, तो वो भी किसी कारण से ही हो रहा है, किसी कारक के कारण वो ऐसा जो है रोगी बना है। तो मानसिक विकृतियाँ भी आप ले सकते हैं, अयोग्यता है, पागलपन है, साइटोफ्रेनिया है, मनोविक्षिप्त है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है बात कैंसर की। तो कैंसर जो है आपको पता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि जो इसमें क्या होता है, कोशिकाएं जो हैं वो अनियंत्रित रूप से क्या होती हैं, विभाजित होने लग जाती हैं, है ना, और क्या करती हैं, गांठें बना लेती हैं, ट्यूमर्स बना लेती हैं, ठीक है। अब वो ट्यूमर जो है किसी भी प्रकार के हो सकते हैं और उसी से क्या हो जाता है, उसी से कैंसर रोग जो है वो हो जाता है ना। बार बार विभाजित होना, सामान्य कोशिकाओं का चूर्णित होना, भूखमरी से मर जाना, आवश्यक जैव अंगों का नष्ट होना आरंभ हो जाता है। तो ये जो कारक थे, कैसे थे कारक, असंक्रामक रोग के बारे में इसको बताया गया था। अब इस प्रश्न का अगला पार्ट क्या है, कोई भी दो रोगों के बारे में अपन को बताना है। तो हम इन जो जितने भी रोग हमने पढ़े हैं उनमें से हम कोई भी रोग, असंक्रामक रोग जो भी हमने पढ़े हैं उनमें से कोई भी दो रोग हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने कैंसर के बारे में जानकारी दी है, तो अब यहाँ पर भी आप प्रेजेंटेशन देखो कि कैंसर जो है, जो हमारे कोर्स में हमने पढ़े हैं वो निम्न प्रकार के हैं। तो इसको किस तरह से बताया गया है, यहाँ पे कैंसर लिख दिया गया है, जैसे 7 रंग होते हैं ना, उसी तरह से इसको बता दिया गया है कि कार्सिनोमा, सार्कोमा, ऑस्टियोमा, फाइब्रोनोमा, ग्लायोमा, मेलानोमा और लिम्फोमा, अलग अलग इनके कैंसर के हमने नाम। तो आप देखिए बीच में कैंसर लिख दिया और इस तरह से हमने इसको प्रेजेंट किया है। आप इसको किसी और तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, बट निबंधात्मक प्रश्न में इस तरह आप अगर चार्ट बना करके लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। अब एक एक करके इनके बारे में भी आप लिख सकते हैं कि कार्सिनोमा क्या होता है, सार्कोमा क्या होता है, एक एक दो लाइन आप इनके बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर कैंसर जो है, अभी आपसे बात की क्या कि अनियंत्रित रूप से जो है क्या करती हैं कोशिकाएं, विभेदन करती हैं। लेकिन जब कोशिकाओं में नियामक प्रक्रिया खत्म हो जाती है, साथ ही संपर्क संदमन के समाप्त हो जाने पर कोशिकाएं क्या करती हैं, अनियंत्रित विभाजन करती हैं। फलस्वरूप एक अविभेदित कोशिकीय समूह बन जाता है। ये अविभेदित जो कोशिकीय समूह होता है इसको क्या बोला जाता है, इसको ट्यूमर बोला जाता है, ठीक है। ये ट्यूमर जो है 2 तरह के होते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए किस तरह से बताया हुआ है, ये चित्र से ही पता चल रहा है कि कौन कौन से ट्यूमर है। जैसे बिनाइन ट्यूमर है, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है ना। तो आप इस तरह से
चित्र भी बना सकते हैं और इस तरह से लिख सकते हैं कि ट्यूमर के प्रकार। तो 2 प्रकार के ट्यूमर हैं। ये मैं आपको इसलिए साथ साथ बता रही हूँ कि जो आपके आंसर लिखने का प्रेजेंटेशन है ना, वो भी आपके एग्ज़ाम में बहुत प्रभाव डालता है। तो आप जो है अपने आंसरिंग जो है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करिए, है ना। लिख लिख के जब याद करेंगे इस तरह से, तो आपको अपने आप समझ आएगा कि मुझे किस तरह से प्रेजेंट करना है। अब बिनाइन ट्यूमर के बारे में आप बता दीजिए कि प्राय अपने उद्गम स्थल तक सीमित होते हैं, मतलब कहीं और नहीं जाते हैं, ये जहाँ पर हैं वहीं रहते हैं और संयोजी ऊतक से बने एक आवरण के द्वारा ये ढके रहते हैं। और इस तरह से आप क्या बनाएंगे, चित्र भी साथ में बनाएंगे। चित्रों का बहुत महत्व है। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि जीव विज्ञान में चित्रों का बहुत महत्व है, और वो भी नामांकित चित्रों का। ठीक, इसके बाद आप मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में बता सकते हैं कि ये ट्यूमर जो है स्थिर नहीं होता है और इसकी कोशिकाएं क्या करती हैं, रक्त के साथ जो है परिसंचारित होती रहती हैं, यानी कहीं और दूसरी जगह चली जाती हैं और फिर वहाँ जाकर के नए ट्यूमर बना देती हैं। तो इस तरह से एक माला, गांठों की माला टाइप बन जाती है इसमें। इनको द्वितीयक ट्यूमर कहते हैं और ये वास्तव में क्या है, कैंसर है ना। ये उद्गम स्थल से अन्य भागों तक फैल जाते हैं और एक नया ट्यूमर बनाना प्रारंभ करते हैं। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मेटास्टेसिस। ठीक है, ये बात, ये दोनों चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद कैंसर संक्रामक रोग नहीं है, है ना। आपको पता है ये संक्रामक रोग नहीं है, असंक्रामक रोग है। प्रत्येक कोशिका में कुछ कोशिकीय प्रोटो ऑन्कोजीन्स पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, कैंसर कारकों से क्या हो जाती है, उत्तेजित हो जाती हैं। अब कैंसर कारक कोई भी हो सकते हैं आपके। कैंसर कारक जो है वो एक्सरेज हो सकती हैं, धूम्रपान करना हो सकता है ना। कोई इस तरह के जो कारक होते हैं उनके कारण ये कौन सी प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो होती हैं क्या हो जाती हैं, उत्तेजित हो जाती हैं। यानी हमारे शरीर के अंदर ही हैं, ये कोशिकाओं के अंदर ही हैं, लेकिन जब इस तरह के कारक जो है इसको क्या कर देते हैं, उत्तेजित कर देते हैं और सक्रिय कोशिकीय ऑन्कोजीन कोशिकाओं में क्या करने लग जाते हैं, अनियंत्रित विभाजन को प्रेरित कर देते हैं। अब इनके कारण क्या होता है, ऑन्कोजीन्स जो है वो कोशिकाओं को अनियंत्रित विभाजन के लिए प्रेरित करते हैं और क्या बन जाता है, ट्यूमर बन जाता है और कैंसर जो है उत्पन्न हो जाता है। अनेक लक्षणों के आधार पर पूर्व कैंसर की अवस्था अथवा कैंसर के अर्बुद की जांच की जाती है। ठीक है, इसके प्रमुख लक्षण है कोई भी सूजन अथवा फोड़ा जो ठीक नहीं होता हो अथवा ठीक होकर पुनः हो जाता हो, है ना, ये लक्षण है। शरीर में किसी छिद्र से कोई स्त्राव अनवरत आता रहता हो, कोई भी जैसे कोई भी छेद है, कोई भी कुछ फोड़ा वोड़ा हो गया है और वो ठीक ही नहीं हो रहा है, उसमें से लगातार क्या हो रहा है, कोई ना कोई जो तरल पदार्थ है वो निकलता जाता है। ऊतकों में पाई जाने वाली कोई गांठ या गांठ जैसी रचना, विशेषकर स्तनों में कैंसर हो सकती है। अपच अथवा अमाशय में होने वाली असामान्यता जो बारंबारता, मतलब ऐसे तो होती रहती है बहुत बार, लेकिन बार बार वही चीज़ रिपीट होती है अगर, तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या है। अधिक कब्ज बने रहना या अधिक दस्त लग जाना, अचानक शरीर में वज़न की कमी हो जाना, निरंतर कफ आने की शिकायत या गले खराब होने की शिकायत बने रहना। इसके उपचार के लिए क्या करना है, कुछ कैंसरों के प्रति वंशागत सुग्राहिता वाले व्यक्तियों में जीनों का पता लगाने के लिए आणविक जैविकी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे जीनों की जांच आवश्यक है जो व्यक्ति को विशिष्ट कैंसर के प्रति प्रवृत्त करते हैं। ठीक है, जैसे अब इसके लिए क्या है, रेडियोथेरेपी है, कीमोथेरेपी है ना। तो रेडियोथेरेपी में तो क्या है, विकिरण डाले जाते हैं, जहाँ पर भी वो गांठ होती है उस पर विकिरण डाले जाते हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि जो स्वस्थ टिश्यू होते हैं, जो हमारे स्वस्थ ऊतक होते हैं, स्वस्थ कोशिकाएं होती हैं, वो भी जो है उसका शिकार हो जाती हैं। फिर कीमोथेरेपी जो है वर्तमान में की जाती है। इसमें विशेष क्या होते हैं, एंटी कैंसर जो दवाइयाँ होती हैं उनको मिला करके और ड्रिप के द्वारा या ओरल जो है वो दिया जाता है। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं। बाल बिल्कुल झड़ जाते हैं, शरीर के बाल जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, है ना, झड़ जाते हैं बिल्कुल। साथ ही थकान, उल्टी, अवसाद हो जाता है, डायरिया भी हो सकता है। तो इसके लिए निरंतर व्यायाम करना चाहिए, हेल्दी खाना खाना चाहिए और आराम करना चाहिए। फिर दूसरा हमने क्या लिया, एक तो हमने कैंसर ले लिया, ठीक है, कैंसर के बारे में हम बता देंगे। फिर दूसरा हमने जैसे एलर्जी ले लिया। अब एलर्जी में क्या है, संयोजी ऊतकों में उपस्थित, ये देखिए मास्ट कोशिकाओं में हिस्टामिन और सीरोटोनिन के कारण होती है। फिर वर्तमान में एलर्जी रोग मानव में सामान्य रोग है। इस रोग में
शरीर के कुछ रासायनिक और भौतिक कारकों के प्रति क्या होता है, ये अति संवेदनशील हो जाता है। हमने जब शुरू में जब इसके कारक बताए थे तब भी मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था कि बाह्य कारक कोई भी है ना, जैसे कोई पराग कण है, पराग सुगंध है, या कोई खाने पीने की चीज़ है, उसके कारण जो है एलर्जी हो जाती है। और इसको क्या बोलते हैं, इन सब कारकों को एलर्जन कहते हैं और इससे उत्पन्न होने वाले रोग को एलर्जी कहते हैं। और इसके प्रति जो एंटीबॉडी होती है वो कौन सी होती है, IgE प्रकार की एंटीबॉडी होती है। एलर्जी के लक्षणों में बहती नाक, है ना, छींकना, सांस लेने में कठिनाई, और यह रोग सामान्यतः उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनकी प्रतिरक्षा की क्षमता जो होती है वो कम होती है। और एलर्जी अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ों से हो सकती है। रोग के लक्षण क्या हैं, तो रोग में त्वचा पर लाल चकत्ते बन जाते हैं, सांस लेने में कठिनाई होती है, खुजली होने लग जाती है, जुकाम हो जाता है, बार बार छींकें आने लग जाती हैं। रोग से बचाव के लिए व्यक्ति को उन सभी वस्तुओं से बचने का प्रयास करना चाहिए जिनसे कि उसको एलर्जी है ना। एलर्जी के इलाज से पूर्व यह निर्धारित करना आवश्यक होता है कि किन किन पदार्थों से है। तो उसके लिए क्या करते हैं, डॉक्टर अलग अलग प्रयोग करके देखते हैं कि भाई इसको किस किस पदार्थ से जो है एलर्जी है, और फिर उसके अनुसार ही वो उसको दवाइयाँ देते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रश्न था इसकी आंसरिंग किस तरह से करनी है ये आप समझ गए। हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।